I'm Tulika Jha, your zoology teacher, and I welcome you all wholeheartedly to lecture number 2, summary lecture. कर रहे हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में, बहुत ही लिमिटेड टाइम में, लेकिन विदाउट मिसिंग एनी डिटेल। WHO ने बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है बेप्स, BEPS, बेप्स का मतलब है बिहेवियरल, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, काम भी तो करे, पता लगे यूज भी करे तब भी प्रेग्नेंट हो गया, यानी इफेक्टिव भी होना चाहिए। कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं? नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, IUD, हार्मोनल मेथड, हार्मोनल इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड। यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक ये तरीका है, कैसे हम फर्टिलाइज करेंगे। एक तो हमने ऐसे पढ़ा कि दोनों को लाके छोड़ दिया, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम छोड़ेंगे वोड़ेंगे नहीं। हम एक और तरीके से इन विट्रो, हम सीधा ओवम लेंगे, स्पर्म को एक माइक्रो नीडल के टिप पे स्पर्म, एक ही स्पर्म लेंगे और सीधा इसको इसमें जाके इंजेक्ट कर देंगे इंट्रासाइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमने स्पर्म को इंजेक्ट कर लिया। फिर अगेन जब एम्ब्रियो आएगा, ये दो तरीके हम यूज कर सकते हैं। यस यस। So, hello everyone, I'm Tulika Jha, your zoology teacher, and I welcome you all wholeheartedly to lecture number 2, summary lecture. जो चैप्टर्स हमारे लक्ष्य में होते जा रहे हैं उसका समरी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में, बहुत ही लिमिटेड टाइम में, लेकिन विदाउट मिसिंग एनी डिटेल। हम चैप्टर वाइज इसको कवर करते हुए जाएंगे ताकि क्विक रिवीजन जब आपका एग्जाम आएगा, मे इट बी नीट, मे इट बी बोर्ड, उस टाइम पे आप जल्दी से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट इन्हीं समरी लेक्चर से निकाल पाओगे। यस, क्लास के ही नोट्स थे जो क्लास में पढ़े डिटेल में, सारे वही नोट्स, तो नोट्स बनाने नहीं है। इसी नोट्स को हम खट रिवाइज करेंगे एंड फट कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करते हुए चलेंगे। सो आर वी रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो हमें सोच के लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट सारे अगर ठीक से फंक्शन कर रहे हैं तो हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, बट दिस इज रॉन्ग। WHO ने बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है बेप्स, BEPS, बेप्स का मतलब है बिहेवियरल, आप रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में हेल्दी हो। बिहेवियर, आप अपने पार्टनर के साथ बिहेवियर भी ठीक कर रहे हो। यस, इमोशनल क्वोशंट भी है आपका ऑपोजिट जेंडर को लेके, यानी रिप्रोडक्शन इमोशनल क्वोशंट भी है। फिजिकल यानी आपके सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, ओवम प्रोडक्शन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रही है, पीनस का इरेक्शन हो रहा है, यानी फिजिकल भी आपकी सारी चीजें ठीक है। एंड सोशल का मतलब है सोसाइटी वाइज, कहीं आप कॉन्डम को ऐसे ही खुले में तो डिस्पोज नहीं कर रहे हो, क्या आप मेंस्ट्रुअल पैड, टेम्पॉन्स वगैरह को बिना रैप किए हुए ऐसे ही फेंक रहे हो, यानी हाइजीन भी हमें सोशली एज अ सोसाइटी मेंटेन रखने की जरूरत है। तो WHO ने कहा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मींस वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। बिहेवियर, आप ईव टीजिंग तो नहीं कर रहे हो, सोसाइटी में किसी को छेड़ तो नहीं रहे हो, बिहेवियर कैसा है आपका। यस, इमोशनल सपोर्ट के साथ ही आप रिप्रोडक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो या मारपीट कर रहे हो। यस, फिजिकल, आपके सारे पार्ट ठीक चल रहे हो, और सोशल यानी सोसाइटी में आप कुछ हाइजीन वगैरह का ऐसे डिस्पोज नहीं कर रहे हो। एंड जब पूरी की पूरी दुनिया बिजी थी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ध्यान रखने में, यानी इसी के बारे में सिर्फ बात कर रही थी, वी शुड टेक सम प्राइड इन सेइंग दैट इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड के कुछ फर्स्ट कंट्रीज में से आती जिसने ये बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमें नेशनल लेवल पे बात करनी चाहिए और हमें सबको बताना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके सिर्फ बॉडी ऑर्गन ठीक है, बल्कि हर वे में हमें हर एक इंडिविजुअल को अगर हम हेल्दी कर दे तो हमारी सोसाइटी एज अ होल हेल्दी सोसाइटी हो जाएगी। इंडिया रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इनिशिएट प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। छोटी छोटी डिटेलिंग को ध्यान रखेंगे, नेशनल लेवल पे किया था, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे किया था, और इसका नाम रखा था हमने फैमिली प्लानिंग। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था पूरे नेशनल लेवल पे, उसे हमने कहा था फैमिली प्लानिंग, और ये आया था 1951 में, शगन के गावन, ऐसे याद रखो, 1951 में इंडिया लेकर आया था फैमिली प्रोग्राम। और हर 10 साल पे, डेकेड मतलब होता है हर 10 साल पे, यार जैसे जैसे टाइम आएगा नए नए इंट्रोडक्शन हो जाते हैं नए नए टेक्निक के। यस, तो हर 10 साल पे इस प्रोग्राम को असेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और अगर कुछ अमेंडमेंट चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसको ऐड कर दिया जाता है। और इस टाइम पे ये फैमिली प्रोग्राम एक बेटर नाम से चल रहा है वर्ल्ड में, विच इज कॉल्ड नाउ RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। करेंटली ये इस नाम से चल रहा है। अगर क्वेश्चन में आता है ये किस ईयर में आया, तब आप मार्क 1951 ही करो, क्योंकि उसी को अब हमने बेटरमेंट करके ये नाम दे दिया है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। अब इसका 2 एजेंडा है, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, बेटा मैं एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ को मैंने लिख देती हूँ नोट्स में और सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। यस, एक तो एजेंडा है कि हम लोगों को बताएं तो सही कि कैसे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, एसटीडीज हो सकते हैं अगर हमने कॉन्डम्स का यूज नहीं किया, मल्टीपल पार्टनर रखे, यानी पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यस, बहुत सारे हम
अभी देखेंगे। और उसके बाद क्या आपने बता दिया कि हाँ कॉन्डम का यूज करो, हाँ जी आप अगर बच्चा नहीं चाहिए तो आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, ये सिर्फ बताने से काम बन जाएगा नहीं। तो पहले तो आपने अवेयरनेस क्रिएट की और उसके बाद फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड करोगे ना, डॉक्टर हॉस्पिटल भी गांव में खोलोगे, केमिस्ट बनाओगे जहां पे आपके ये सारी चीजें मिलेंगी। यानी सिर्फ अवेयरनेस नहीं, उसके लिए फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की अवेयरनेस। अवेयरनेस कौन कौन कर सकता है? तो ऑडियो विजुअल मीडिया कर सकती है, हम न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू, रेडियो के थ्रू लोगों को बता सकते हैं कि हमें कैसे हेल्दी रहना चाहिए, क्या हाइजीन है, प्रेगनेंसी में क्या केयर है, सारी चीजें हम बताएं जो भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। तो ऑडियो वीडियो की। प्रिंट मीडिया, मैगजीन वगैरह में प्रिंट कर देंगे, तो एफएम हो गया, टीवी हो गया। मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी, लोग गांव गांव में जाते हैं एनजीओस और लोगों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं कि पैड्स का यूज करो, तो वो अवेयरनेस हमारे एनजीओस भी कर सकते हैं। रिलेटिव एंड पेरेंट्स, बेटा बचपन में आपको नहीं पता होता, जब आपके अचानक से प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, अचानक से आर्मपिट हेयर आते हैं, तो आपको रिलेटिव वगैरह पहले से पेरेंट्स वगैरह अगर बताएं, अचानक से पीरियड्स होंगे तो आपको लगेगा ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो रिलेटिव पेरेंट्स फ्रेंड्स वगैरह भी आप में अवेयरनेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टीचर्स, टीचर्स का रोल है। जैसे अब तो आपके स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन होता है, हमारे स्कूल में भी तो था, लेकिन उस टाइम पे हमें टीचर शर्माते थे तो हमारा वो गेम्स पीरियड होता था, बट करिकुलम में था, तो टीचर्स भी हेल्प करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये सारी चीजें अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है। एक सेकेंड मेरे बच्चों। यस यस, उसके बाद हम अवेयरनेस किस बारे में क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे करते हैं वो देख लिया। रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, अचानक से प्यूबर्टी में चेंजेस आने लग जाते हैं, चेंज जो प्यूबर्टी पे आते हैं। हाइजीन के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हमें सेक्स यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर, कैसे हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं इफ वी डोंट वांट बच्चा, ठीक है। फीमेल का केयर, प्रेगनेंसी के बाद भी, प्रेगनेंसी के पहले भी, यानी कई बार हम नेटल, पोस्ट नेटल का मतलब होता है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद अक्सर से बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, जबकि फीमेल्स में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें होती है, तो प्रेग्नेंट लेडीज की भी डिलीवरी के बाद केयर करने की जरूरत है। अब वो नॉन प्रेग्नेंट हो गई। यस, अबाउट सेक्स अब्यूज, ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, ये सारी सोशल ईविल के बारे में हम बता सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, कि हम बताएं उनको मेल फीमेल के सेम इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। स्मॉलर फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कुछ मिथ्स होते हैं कि पीरियड्स के टाइम में पूजा घर में नहीं जाते, ये सारे हमने डिस्कस की हुई हैं। ये सारे अवेयरनेस हम उनमें क्रिएट कर सकते हैं। देन वी आर सेइंग क्या हम फैसिलिटी है, तो अवेयरनेस हो गया, फैसिलिटी क्या देंगे। पहले तो हम बेटा आपके गाँव में जहां पे भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, केमिस्ट बनाएंगे, सारी चीजें, आईवीएफ सेंटर्स बनाएंगे, तभी तो हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ सेंटर बनाने से हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें मटेरियल सपोर्ट देंगे, बेड्स लगाएंगे, मशीन्स लगाएंगे, क्या उससे हो जाएगा? नहीं। फिर हम ट्रेंड डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल को, मेडिकल्स को, नर्स वगैरह को हम उसमें भेजेंगे। क्या इससे काम चल जाएगा? हाँ, इससे काम चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम उसमें अपडेट करते रहेंगे, नए नए टेक्निक्स आएंगे तो हम अपडेट करते रहेंगे। फिर वो चौड़े हो रही है, सब आरसीएच की ही बात कर रहे हैं। फिर आरसीएच कह रहे हैं कि देखो देखो हमने कितना अच्छा अच्छा एडवांसमेंट कर दिया है। एक हमने क्या किया है, डेवलपमेंट आरसीएच ने क्या किया, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर डिटरमाइनिंग जेंडर ऑफ चाइल्ड। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? बच्चा एक वाटर बैग एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, तो उसके स्किन के सेल्स उसमें चलते रहते हैं, डेड सेल्स उसके एमनियोटिक फ्लूइड में आते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटे लोअर एब्डोमेन में इंजेक्शन डाल के एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा निकाल लेंगे, तो बच्चे के सेल्स, बच्चे के बॉडी के सेल्स आ जाएंगे। सेल्स में डीएनए है, तो डीएनए में कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कोई जेनेटिक बीमारी है, तो हमें एमनियोसेंटेसिस से पता लग जाता है। लेकिन लोग इसका मिसयूज करने लगे कि डीएनए अगर देख लेंगे तो XY या XX ये भी पता लग जाएगा, तो जेंडर पता करने लग गए। तो हमने आरसीएच बोल रहे हैं कि देखो हमने बैन कर दिया, एमनियोसेंटेसिस पे बैन नहीं किया। एमनियोसेंटेसिस का यूज आप जेंडर डिटरमाइन करने के लिए नहीं कर सकते हो, अदरवाइज एमनियोसेंटेसिस इज लीगल, बट जेंडर नहीं पता कर सकते हो। डिटरमाइनिंग जेंडर थ्रू इट इज ओनली बैंड। यस, एमनियोसेंटेसिस के बारे में फिर हमने लिखा है कि डेड सेल्स होते हैं इसमें, तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं। सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जो भी आपके जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो, टर्नर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, जो भी जेनेटिक बीमारियां हैं वो आप इससे पता कर सकते हो। ठीक है, फिर वो कह रहे देखो हमने एक और चीज किया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ दवाइयां खाती हैं फीमेल, तो जनरली हम आगे जाके देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन होता है, तो स्टेरॉइड है। एवरीडे अगर स्टेरॉइड खाते हैं तो बॉडी पे हार्म हो सकता है, तो कह रहे हैं कि देखो देखो हम वंस अ वीक पिल सहेली ले आए। सहेली नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल है, ये हफ्ते में एक ही बार खाना है और प्रेगनेंसी को ये रोक के रखेगा, वरना इससे पहले फीमेल्स एवरीडे स्टेरॉइड वाला पिल लेती थी। लेकिन देखो हमने ये डेवलप किया, कहां डेवलप हुआ? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये डेवलप
हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हम तो बच्चों की अब वैक्सीन, देखो पोलियो वैक्सीन, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन लगाना ताकि उसकी, तो बचपन में कितने सारे वैक्सीन लगते हैं, तो ये कुछ डेवलपमेंट आरसीएच ने कर दिया है। यस, फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है फीमेल बच्चे को पेट में ही, वूम में ही मार देना, इसको भी बैन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। यार पॉपुलेशन जो है वो क्यों बढ़ रहा है, बच्चे इतनी मेडिकल सपोर्ट आ गया है कि डिलीवरी के टाइम पे पहले हम बोलते थे या तो बच्चे को बचा सकते हैं या तो माँ को बचा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेडिकल सपोर्ट इतना आ गया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मदर मर नहीं रही है डिलीवरी के टाइम पे, बच्चा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, बच्चा भी नहीं मर रहा है डिलीवरी के टाइम पे, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। थर्डली, कितनी अजीब बात है, थर्डली मैक्सिमम पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, बूढ़े कम है बच्चे कम है, जवान ही जवान है जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, तो इसीलिए पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। बीमारियां भी अच्छे से कंट्रोल हो रही हैं, इसीलिए लोग मर नहीं रहे हैं। अब एक बार हमने सेंसस देख लिया, तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद करना है, 1900 में, 2000 में एंड 2011 में। पहले वर्ल्ड का लिखा है, फिर हमने इंडिया का लिखा है। यस, सो 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 2 बिलियन। यस, 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन। यही इंडिया का अगर हम बात करें तो 350 मिलियन, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, यानी 1947 में 1 बिलियन था ये 2000 में, एंड 2011 में था आपका 1.2 बिलियन। इसका मतलब हर छठा आदमी, देखो ना, 6 बिलियन वर्ल्ड का है, 1 बिलियन तो इंडिया का, यानी एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एवरी 6th पर्सन, पूरे नोट्स कंप्लीट है, इज इंडियन। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमने 2011 में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखा, किस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। देन वी फाउंड आउट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से थोड़ा ही कम है। 2% का मतलब है हर साल 100 पे 2 लोग ऐड हो जाते हैं। तो वो मैम बोलोगी तो बहुत ही कम है, हर साल 100 पे, हर साल बेटा 100 पे 2 ऐड होते हैं, तो सोचो बिलियन पे कितने ऐड हो रहे होंगे हर साल। यस, तो वो कहते हैं लेस देन, ओनली लिटिल लेस देन, यानी 1000 पे 20 ऐड हो जाते हैं, यानी इसको काट दो, यानी 100 पे 2 ऐड होते हैं। 2% का मतलब क्या है, 2/100, यानी हर साल 100 लोग अगर हैं तो 2 उसमें ऐड हो जाते हैं। यस, सो 20 पर 1000 पर ईयर। अब सोचो अगर इतने लोग हैं तो पर साल कितना ऐड हो जाता है, इसका 2% निकालो और वो हर साल ऐड हो जाता है, तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ये वही हमने यहाँ पे सारी बातें की हुई, तो एनसीईआरटी की रीडिंग की थी क्लास में, ये वो है। नाउ हम कह रहे हैं कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है तो उसका नुकसान क्या है, यार आपको जॉब नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, स्कार्सिटी, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑलरेडी देखो कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है वर्ल्ड में। यस, तो इसलिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें बताना पड़ेगा स्मॉलर फैमिली का इंपॉर्टेंस, और कुछ इंसेंटिव्स देखें, जैसे लाडली स्कीम चल रहा है, अगर एक ही लड़की होती है, कोई फैमिली अगर एक ही बच्ची करती है तो उसकी प्राइमरी एजुकेशन सारी की सारी गवर्नमेंट फ्री करती है, तो हम उनको थोड़े लालच देंगे, ल्योर करेंगे टू हैव स्मॉलर फैमिली, इंसेंटिव गिवन टू स्मॉलर फैमिली। हम कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम 2 हमारे 2, कि 2 ही बच्चे करो, वैसे तो एक ही करना चाहिए, बट चलो कई बार बोलते हैं कि इसको सपोर्ट चाहिए, एक को मेंटल सपोर्ट चाहिए, खेलने के लिए कोई चाहिए, तो 2 बच्चे, तो हम 2 हमारे 2, यानी एडवर्टाइज करो। यस, मैरिज की एज बढ़ा दो, ये भी कम ही है वैसे आजकल, तो देखो इतना तो कम। फीमेल की मैरिजेबल एज 18 कर दी है, मेल की 21 कर दी है, क्योंकि बेटा मेल थोड़ा बाद में मैच्योर होते हैं ना। एनीवे, आई वाज जस्ट जोकिंग। तो ये हमारे शादी का एज बढ़ा दो। अब प्रेगनेंसी को जो मेथड्स रोकते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी बर्थ कंट्रोल मेथड। कैसे मेथड होने चाहिए भाई, इजिली अवेलेबल हो, पता लगे कि हमें बर्थ कंट्रोल के लिए कोई दवाई चाहिए, हम रहते हैं कश्मीर में और वो मिले कन्याकुमारी में। यस, तो हमें इजीली हमेशा आसपास मिल जाना चाहिए दुकान पे। यूजर फ्रेंडली, ये नहीं कोई रॉकेट साइंस से समझ नहीं आ रहा कैसे यूज करना है, यानी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। रिवर्सिबल, जब तक हम यूज करें तब तक बच्चा ना हो, लेकिन एक बार स्टॉप कर दे यूज करना तब तो बच्चा हो जाए, यानी रिवर्स। ऐसा ना हो कि हमने आप चाहते हैं बच्चा हो ही नहीं रहा, यानी रिवर्सिबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पता लगे दवाई खा रहे हैं बच्चा रोकने के लिए, कोई और ही बॉडी में साइड इफेक्ट, कोई और ही बीमारी होगी, यानी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्स ड्राइव, यानी लिबिडो। पता लगे कि उसको यूज करने के बाद हमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, फीमेल में भी सेक्सुअल लिबिडो खत्म हो गया, मन ही नहीं कर रहा है। यस, सो लिबिडो यानी सेक्स ड्राइव के साथ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, काम भी तो करे, पता लगे यूज भी करे तब भी प्रेग्नेंट हो गया, यानी इफेक्टिव भी होना चाहिए। कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, IUD, हार्मोनल मेथड, हार्मोनल इंप्लांट, सर्जिकल मेथड। यस, सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब है कि इस मेथड को यूज करने से, इस मेथड को यूज करने में आपको कोई अलग से कोई चीज नहीं, आपको बस अपने ही माइंड में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ हमें कब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, कैसे करना है, यानी हम कुछ अलग से यूज नहीं करेंगे, अपने आप दिमाग लगा के ही कुछ मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है, यानी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप कुछ
यूज नहीं कर रहे हो, खुद ही आप सोच रहे हो अच्छा मेरा इस दिन ओवम होगा, चलो मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती हूँ, यस, तो इसका फेलियर रेट काफी ज्यादा है। यस, सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब आपको पता है कि पूरे महीने में एक ही दिन ओवम आपका रिलीज होता है, ओव्यूलेशन। यस, अगर आप पता कर लो कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, उस दिन से एक दो दिन पहले, एक दो दिन बाद अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं, क्योंकि ओवम की लाइफ भी 24 टू 48 आवर्स है, स्पर्म की लाइफ भी 24 टू 48 आवर्स है, तो जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है उसके आगे पीछे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे तो ओवम खत्म हो जाएगा, मर जाएगा 24 टू 48 आवर्स में, तो पीरियड हमारा प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो जनरली 14th डे हम कहते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले यानी एक हफ्ते का गैप ले लो, 14th बीच में आएगा, 10 टू 17th यानी इस 7 दिन अपना लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कि कब आपका ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन सबका वेरी करेगा। किसी का अगर 40 डे का साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब होगा, लूटियल फेज फिक्स होता है, तो 40 में से आप 12 टू 14 माइनस कर दो, ठीक है। तो ओव्यूलेशन का डे निकालने के बाद, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 10 टू 17th डे, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से 14th डे ओव्यूलेशन होता है। इस टाइम अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करें तो हमारी प्रेगनेंसी रुक सकती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि फीमेल बॉडी में जिस दिन ओव्यूलेशन होता है सर्विक्स का म्यूकस थोड़ा थिक हो जाता है, तो 2 फिंगर टेस्ट से पता लग जाता है, डॉक्टर्स पता कर लेते हैं। एनीवे, तो अभी आपको ये याद रखना है 10 से 17 दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है, इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करो। नेक्स्ट हम करेंगे कॉइटस इंटरप्टस, यानी मेल्स को पता लग जाता है, मैंने आपको क्लास में बताया था, जब इजैक्यूलेटरी डक्ट में आ जाता है स्पर्म, सीमेन, या अब तो वो बॉडी से निकलेगा ही निकलेगा, तो मेल्स को पता भी लग जाता है। तो यानी जब मेल को पता है कि इजैक्यूलेशन होने वाला है, मेल उससे पहले ही अपने पीनिस को फीमेल की बॉडी में से, वजाइना में से विड्रॉ कर ले, यानी कॉइटस को इंटरप्ट कर दिया, मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेगा पीनिस, जिसे हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। यस, लेकिन इसका कई बार फेलियर चांसेस होता है। वाई मैम? क्योंकि मेल ने तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बल्बोयूथरल ग्लैंड का थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन जा रहा था, लेकिन मैम उसमें तो स्पर्म नहीं होता। हाँ, नहीं होता, लेकिन अगर मेल ने अभी अभी इजैक्यूलेट बाहर भी किया है, अभी अभी, यस, तो उसके पूरे यूरिथ्रा में स्पर्म पुराना पड़ा हुआ है, अब अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो बल्बोयूथरल ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ जो पुराना यूरिथ्रा में उसका स्पर्म है वो निकल के कई बार चला जाता है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले एक बार यूरिनेट कर लो, तो पुराना जो भी स्पर्म होगा डक्ट में वो निकल जाएगा। फिर अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के में इजैक्यूलेशन से पहले अपने पीनिस को निकाल लोगे तो पुराना भी स्पर्म कोई नहीं जाएगा। यस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी। जब आपका इंटेंस लैक्टेशन चल रहा होता है, यस, जब फीमेल डिलीवरी हो जाती है, जब उसका ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, जब ब्रेस्ट में बहुत इंटेंस मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, यानी प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है। प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है आपके एलएच और एफएसएच को, तो जब तक आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई है तब तक एलएच और एफएसएच नहीं आएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी पूरी ही रुकी रहेगी, तो फिर ओव्यूलेशन भी नहीं होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है। लेकिन ये इंटेंस लैक्टेशन में तो हर फीमेल का वेरी करता है, किसी किसी का 1 साल तक होता है, लेकिन सेफ पीरियड हम 6 मंथ्स तक लेके चलते हैं। 6 मंथ्स तक जनरली लैक्टेशन इंटेंस होता है, तो 6 मंथ्स तक हमें नहीं कोई डर नहीं है, इस टाइम पे आप आराम से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नेचुरल मेथड हमारा काम कैसे कर रहा है, स्पर्म को बनने से नहीं रोक रहा, ओवम को बनने से नहीं रोक रहा, इन दोनों को मिलने से सिर्फ सारे नेचुरल मेथड रोक रहे हैं। देन बैरियर मेथड आता है। बैरियर मेथड में हमारे कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप, सर्विकल वॉल, ये मेल फीमेल दोनों का आता है कॉन्डम, ये तीनों सिर्फ फीमेल ही यूज करते हैं। कॉन्डम रबर या लैटेक्स का शीट होता है जिससे मेल अपने पीनिस को पे चढ़ा के उसको कवर कर लेते हैं और फीमेल वजाइना में उसको एंटर करके सर्विक्स को कवर कर देती है। यस, तो इससे क्या होगा, हमारा नहीं हो पाएगा मीट सारा का सारा स्पर्म जो है सीमेन वो आपके कॉन्डम में कलेक्ट हो जाएगा, उसको फेंक दो, तो फीमेल बॉडी में सर्विक्स के ऊपर जा ही नहीं पाएगा स्पर्म। यस यस, अब इसको यूज करने के लिए एक ही बार यूज हो, क्योंकि फेंकना पड़ेगा आपको, ये रीयूजेबल नहीं है, दिस इज नॉट रीयूजेबल। लेकिन क्योंकि पूरा ही पीनिस कवर्ड है, पूरा ही वजाइना अगर फीमेल यूज कर रही है तो कवर्ड है, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहीं भी नहीं हो रहा, तो एसटीडीज इससे प्रॉपरली प्रिवेंट हो जाते हैं। बहुत बड़ा इसका बेनिफिट होता है, कॉन्डम से एसटीडी प्रिवेंट होते हैं। डायफ्राम, सर्विकल कैप, सर्विकल वॉट, ये फीमेल यूज करती है, ये सर्विक्स को कवर कर देती है। ये क्या करती है बेटा, सर्विक्स को कवर कर देती है, वजाइना को नहीं, सर्विक्स को कवर कर देती है। छोटा सा है तो सर्विक्स में जाके कवर हो जाता है। ये मेंस्ट्रुअल कप की तरह होता है, इसको ऐसे करके घुसा लो, सर्विक्स में जाके ऐसे धक्का दे दो, सर्विक्स को कवर करेगा। तो इससे क्या फायदा है, कई बार मेल्स इसमें बोलते हैं कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा पीनिस पूरा वजाइना अगर कवर्ड है तो मेल का स्टिमुलाई लिबिडो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ सर्विक्स कवर्ड है, सर्विक्स पे आपने एक टोपी पिना दी, ऐसे करके सर्विक्स में घुस जाता है, तो इसके नीचे वजाइना है, वजाइना पूरा ओपन है, तो इसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वजाइना और आपके पीनिस का होता है, जिसकी वजह से एसटीडी को इससे हम नहीं रोक सकते। तो उसका एक फायदा है कि ये रीयूजेबल है, ये मेंस्ट्रुअल कप की तरह आता है, रीयूजेबल है, लेकिन एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर सकता, ये वाली बात है, ठीक है। अच्छा, एक बेटा आपका
गूगल जेमिनाई है, जेमिनाई पे डाल के आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। आप अपने गूगल पे डालोगे ना जेमिनाई एआई, तो ऐसे जेमिनाई एआई आ जाएगा, ऐसे जेमिनाई। अब इसमें आप जो भी, जैसे मैं लिखती हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सर्विकल कैप के बारे में, सर्विकल, एक सेकेंड, सर्विकल कैप के बारे में मुझे अच्छा सा डायग्राम जानना है, तो आप लिख दो सर्विकल कैप डायग्राम, ठीक है, और आप क्या कर दो, एंटर कर दो। अब ये गूगल जेमिनाई, जेमिनाई एआई, तो ये आपको देखो अच्छे से बता रहा है, देखो ऐसे करके यहाँ पे कैप है, तो ये वजाइना पूरा का पूरा फ्री है, तो ये अच्छी चीज है। आप चाहो कभी कुछ क्लैरिटी में कोई डायग्राम देखना है तो गूगल से बेटर आप गूगल पे पहले टाइप करो जेमिनाई एआई, और फिर यहाँ पे अच्छे अच्छे डायग्राम्स आपको मिल जाते हैं। लेट्स कम बैक टू द सेशन। ओके, नाउ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब है, पहली बात, केमिकल मेथड में कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को किल कर सकते हैं, यानी स्पर्मीसाइडल होते हैं, स्पर्म को किल कर सकते हैं, स्पर्मीसाइडल होते हैं, स्पर्मीसाइडल होते हैं, यस, स्पर्म को किल कर सकते हैं। इसमें आपको कॉम्बिनेशन याद नहीं करना, केमिकल बोरिक एसिड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, नहीं करना, ठीक है। इसको फीमेल क्या करती है, अपने वजाइना में ऐसे करके लाइन कर लेती है, लेकिन ये अकेला नहीं यूज होता, ये हमेशा फीमेल्स यूज करती हैं बैरियर मेथड के साथ, कि अगर कॉन्डम फट गया तो फिर हमारे वजाइना में लगा हुआ है स्पर्म को मारने का, वो उसको मार देगा, यानी फीमेल लाइन कर लेती है। कुछ क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं हम बैरियर मेथड के साथ। नाउ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्रस के अंदर एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जो प्रेगनेंसी को रोक सकता है। अब यूट्रस के अंदर, सर्विक्स तो यहीं तक है, इतने अंदर आप खुद तो नहीं चले जाओगे, तो ये कोई डॉक्टर या नर्स, ट्रेन प्रोफेशनल ही ये करेगा। सबसे ज्यादा सेफ मेथड, और इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेथड यूज हो रहा है, दैट इज आईयूडी। इसमें लोग ये आप जाके बोलोगे कि मुझे 3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, तो वो लगा देंगे 3 साल वाला, यानी जनरली ये स्पेस करने के लिए, तो 3 साल के बाद आप अपने आपको बच्चा हो सकता है, यानी 3 साल के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, जैसे पहले सिम कार्ड की आती थी, टॉक टाइम मिलता था, यस। तो ये स्पेस करने के लिए भी यूज करते है। क्लियर है, क्लियर है। अब ये 3 टाइप का है, नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर रिलीजिंग एंड आईयूडी है। कोई सा भी आईयूडी हो, तीनों में से, तीनों के अलग अलग है टाइप, लेकिन तीनों में से कोई सा भी हो, इसमें कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन है जो स्पर्म को तो खा ही जाएगा, यानी फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म तो तीनों ही करेंगे, ये भी और ये भी। कॉपर रिलीजिंग अब अलग से क्या करेगा और हार्मोनल अलग से क्या करेगा। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म तो सारे ही आईयूडी करेंगे। कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर है वो कैपेसिटेशन को रोकता है। कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिससे जो फीमेल की बॉडी में आके स्पर्म करता है, स्पर्म की स्पीड बढ़ती है, उसका आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा सख्त लौंडा से वीक हो जाता है स्पर्म, ताकि वो स्पर्म अपना एंजाइम अपना सारा कंटेंट ओवम में डाल दे। तो कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म अपनी स्पीड को बढ़ाता है, अपनी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब जो कॉपर है वो कैपेसिटेशन स्पर्म का नहीं होने देता, यानी उसकी स्पीड को घट जाएगा, डिक्रीजेस स्पीड स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, यानी कैपेसिटेशन को कॉपर रोक देगा। कैपेसिटेशन क्या है, जिससे स्पर्म अपनी स्पीड बढ़ाता है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी यानी अपने मेम्ब्रेन को थोड़ा वीक करता है। कॉपर जो है वो इंटरफेयर करता है इस चीज के साथ, तो कॉपर जो है स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देगा और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देगा। हार्मोनल आईयूडी अलग से और क्या करेगा, हार्मोनल आईयूडी क्या करेगा, आपके यूट्रस को इनसुटेबल बनाएगा इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को इनसुटेबल बना देगा, एंड सर्विक्स को डेंजरस कर देगा, कुछ एसिडिक कर देगा सर्विक्स को, ताकि सर्विक्स में, स्पर्म तो अल्कलाइन पीएच में रहता है, तो सर्विक्स को एसिडिक सा कर देगा ताकि स्पर्म जो है वो उस पीएच में सर्वाइव ना कर पाए, यानी मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म एंड यूट्रस इनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। आपके एग्जांपल है, नॉन मेडिकेटेड का लिपीज लूप है, कॉपर रिलीजिंग का है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन वाले का है प्रोजेस्ट, एसर्ट एंड एलएनजी 20। ये आईयूडी सबसे ज्यादा आपका यूज हो रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे मोस्टली गलत करते हैं, अब एनसीईआरटी कह रही है कि जो आपका आईयूडी है वो अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट प्रोटेक्शन भी कर लिया, लेकिन अब आपको अचानक से गलती एहसास हुआ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो विद इन 72 आवर्स भी अगर आप आईयूडी लगा लेते हो तो आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। लेकिन बच्चे क्या बेवकूफ समझते हैं आप लोग को लगता है कि कोई भी आईयूडी लगा लेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है। खुद सोचो बेटा, 72 आवर्स के बाद अगर आप आईयूडी यूज कर रहे हो तो क्या ये वाला काम करेगा? ये तो स्पर्म को खाने वाला है, स्पर्म 72 आवर्स तक यूट्रस में तो नहीं रहेगा, ये भी स्पर्म की फर्टिलाइजिंग के पास ये भी नहीं रहेगा, यानी जो आईयूडी
आप 72 आवर्स के बाद भी यूज करके अपनी प्रेगनेंसी रोक सकते हो, वो सिर्फ हार्मोनल वाला है। ये डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, और बच्चों को नहीं समझ आया कि वो उन्होंने तीनों ही मार्क कर दिया, ओनली ये हार्मोनल वाला ही मेथड यूज होगा। अगर 72 आवर्स के बाद आपको आईयूडी लगाना है, यू विल ओनली गो फॉर हार्मोनल मेथड, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन को रोकता है। यस, ये कहां से आ गया, इसको हटा देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में हम हॉर्मोन्स को या तो इंजेक्शन से बॉडी में डालते हैं, या डेली खाते हैं, या कुछ लगा ही लेते हैं अंदर इम्प्लांट। तो 3 टाइप का। सबसे पहले हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें एक पत्ता आता है जिसमें आपकी दवाई होती है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, या तो अकेला प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसे हम कहते हैं मिनी पिल, या प्रोजेस्टेरॉन इन कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट्रोजन, यानी इसे हम कहते हैं कंबाइंड पिल। ये बेटर होता है, ये कम। अब इसका क्या फायदा, अगर आप डेली प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हो बेटा, तो प्रोजेस्टेरॉन हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है इनहिबिट करता है एलएच को। तो अगर आप डेली प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हो तो एलएच नहीं रहेगा बॉडी में, और एलएच ही तो ओव्यूलेशन कराता है, एलएच सर्ज करके, यानी ओव्यूलेशन नहीं होगा। यानी अगर आप सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन डेली खा रहे हो तो ओवम ओव्यूलेशन नहीं है, ओवम बनेगा ही नहीं बॉडी में, क्योंकि एलएच, जब तक प्रोजेस्टेरॉन खाओगे एलएच नहीं रहेगा, एलएच ओव्यूलेशन कराता है। लेकिन फिर मैम आप क्यों कह रहे हो ये बेटर है? बेटा अगर आप डेली प्रोजेस्टेरॉन खाओगे तो एलएच तो नहीं रहेगा बॉडी में, तो आपका ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा नहीं, लेकिन एफएसएच तो रहेगा ना। और एफएसएच फॉलिकल्स का मैचुरेशन कराता है, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को ग्राफियन फॉलिकल। तो अगर आप सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हो तो एलएच को रोक रहे हो, एफएसएच है, यानी आपके दोनों ओवरीज में फॉलिकल मेच्योर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जिस दिन आपने प्रोजेस्टेरॉन खाना छोड़ा और एलएच आया, सारे के सारे फॉलिकल एक ही साथ टूट सकते हैं, मल्टी ओव्यूलेशन हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, और आपके फॉलिकल्स भी वेस्ट हो जाएंगे सारे। इसीलिए हमने कहा साथ में ईस्ट्रोजन भी खाओ, क्योंकि ईस्ट्रोजन इनहिबिट करता है एफएसएच को। तो अब ना ही फॉलिकल मैच्योर होंगे, ना ही ओव्यूलेशन होगा, तो अब ठीक है, इसीलिए बेटर है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। अब कैसे खाना है? जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म हुए उसी के अगले दिन खाना स्टार्ट कर दो। पीरियड्स इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि हम फर्स्ट फेज में ही खाएंगे। जिस दिन पीरियड खत्म हो उस दिन स्टार्ट कर दो, यानी विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट कर दो। पीरियड्स खत्म हुए, खाना स्टार्ट कर दो, 21 दिन तक खाओ। 21 दिन के बाद 7 दिन छोड़ दो, उसी 7 दिन में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाएगी, फिर जैसे ही ब्लीडिंग खत्म हो दोबारा खाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे ही खाते हैं इसको। स्टार्ट टेकिंग पिल विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन पीरियड्स खत्म हुए, आज से मैंने डिसाइड किया मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे आज पीरियड्स खत्म हुए, मैंने कल से खाना स्टार्ट किया, 21 दिन तक मैंने खाया। 21 दिन आपने ऐसे डेट बने रहते हैं 1 2 3 4, 21 दिन तक मैंने खाया, फिर मैंने 7 दिन छोड़ दिया। जब मैंने 7 दिन छोड़ दिया तो उसमें मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही ब्लीडिंग खत्म हुई मैंने फिर से खाना स्टार्ट कर दिया। यस मैम, ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है? ब्लीडिंग इसलिए हो रही है, आप एवरीडे बेटा प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हो तो एंडोमेट्रियम थोड़ा थोड़ा मोटा हो रहा है। यस, जिस दिन आपने छोड़ा प्रोजेस्टेरॉन, हमने छोड़ा क्यों मैम, डेली क्यों नहीं खा रहे? बेटा अगर आप नहीं छोड़ोगे डेली प्रोजेस्टेरॉन, अगर आप डेली ही खाते रहोगे 1 साल तक, तो आपका एंडोमेट्रियम मोटा होते 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 1 साल में पूरा यूट्रस भर जाएगा एंडोमेट्रियम से। इसीलिए हम 21 दिन के बाद 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो गिर जाए। यस मैम, तो वो विड्रॉल ब्लीडिंग होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इफेक्ट क्या है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन अभी हमने देखा। और अगर हम डेली प्रोजेस्टेरॉन खाएंगे तो हमने प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन, याद करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, प्रोजेस्टेरॉन सर्विक्स के म्यूकस को भी एकदम मोटा कर देता है, थिक कर देता है, ताकि बच्चा नीचे ना गिर जाए। तो अगर आप एवरीडे प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हो तो सर्विक्स का म्यूकस भी तो एकदम थिक हो गया है 21 दिन में, तो स्पर्म की एंट्री भी नहीं होगी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी रहे हो। यानी इट ऑल्टर्स, चेंज कर देगा सर्विक्स म्यूकस को, ताकि स्पर्म उसमें फंस जाए, यानी उसकी स्पीड रुक जाए उसी के अंदर। ये खतरनाक नहीं कर रहा है, हार्मोनल आईयूडी सर्विक्स को एसिडिक करके स्पर्म के लिए खतरनाक यानी हॉस्टाइल कर रहा था। ये हॉस्टाइल नहीं कर रहा, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर रहा ताकि स्पर्म उसमें फंस जाए, तो स्पीड स्पर्म की रुक जाए। तीसरा, आप हर 21 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन खाना छोड़ देते हो तो एंडोमेट्रियम टूट जाता है। तो हर 21 दिन पे आप एंडोमेट्रियम को तोड़ रहे हो, यानी आप सुटेबल नहीं कर रहे हो यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि बार बार आप एंडोमेट्रियम को तोड़ रहे हो, तो इट मेक्स यूट्रस इनस्यूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। 3 तरीकों से ये ठीक कर रहा है। यस, वेरी इफेक्टिव मेथड, साइड इफेक्ट भी कम है। लेकिन एवरीडे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो स्टेरॉइड है ना, तो अब साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं है ज्यादा क्योंकि लो डोसेज में होता है, लेकिन एवरीडे एक स्टेरॉइड दवाई खाना हार्ट पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट ला सकता है। इसीलिए फिर CDRI लखनऊ में सहेली आया। सहेली हमें हफ्ते में एक ही खाना होता है, स्टार्टिंग में तो 2 लेकिन दिया नहीं NCERT में, हफ्ते में हमें एक ही खाना होता है, नॉन स्टेरॉइडल है। इसको खाने से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रुकी रहेगी। इस वाले में तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है क्योंकि LH FSH आपने रोक दिया है, इसमें ओव्यूलेशन वगैरह होगा। ये जो है ये स्पेसिफिक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ईस्ट्रोजन याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था, ब्रोकन एंडोमेट्रियम को रिपेयर कौन करता है? ईस्ट्रोजन। यस,
ये ईस्ट्रोजन को काम नहीं करने देगा, ईस्ट्रोजन को काम नहीं करने देगा तो आपका एंडोमेट्रियम अच्छे से रिपेयर नहीं होगा और इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं रहेगा एंडोमेट्रियम। तो इट डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को नहीं प्रिवेंट करेगा, एक ही बार खाना है, स्टेरॉइड नहीं है, इसमें कॉम्पोजिशन है सेंटक्रोमैन। ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स जो एंडोमेट्रियम पे होते हैं, जिस पे जाके जब ईस्ट्रोजन बाइंड करता है एंडोमेट्रियम पे तो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम रिपेयर होता है, ये इसको काम नहीं करने देता, इफेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है ये। यस यस मैम। इमरजेंसी पिल, आई पिल, ये अलग है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये अच्छी चीज नहीं होती इमरजेंसी पिल। हार्मोनल इंजेक्शन, सेम जो हमने अभी पढ़ा है हार्मोनल, ये वाला ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अलोन और प्रोजेस्टेरॉन इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन। इसको अगर आप डेली खा रहे हो तो डेली खाने में कई बार आलस आता है, तो इसीलिए कई बार आप इसी के इंजेक्शन ले लेते हो। सेम मोड ऑफ एक्शन, सेम मोड ऑफ एक्शन क्या, हार्मोनल पिल क्या कर रहा था बेटा, एलएच को इनहिबिट कर रहा था क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हैं, एफएसएच को इनहिबिट कर रहा था क्योंकि ईस्ट्रोजन खा रहे हैं। डेली प्रोजेस्टेरॉन यानी कि ओव्यूलेशन तो होगा ही नहीं, डेली प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हैं तो हमारे सर्विक्स का म्यूकस थिक था, तो alters the cervix mucus to retard the speed of sperm। और तीसरा, क्योंकि हम बार बार तोड़ देते हैं तो यूट्रस इज इनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यस, अब सेम इफेक्ट इसका भी है, लेकिन हम इसको इंजेक्शन लगाते हैं। अब एक ही बार में इंजेक्शन ज्यादा लगाएं और एक हफ्ते तक हमारा वो काम, फिर हर हफ्ते जाके आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बस इसमें आप डेली खा नहीं रहे हो, तो इफेक्टिव पीरियड 1 वीक तक इसका रहता है, बट हर हफ्ते क्यों जाओगे। तो अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लगा, देन यू गो फॉर इम्प्लांट। इम्प्लांट में आपके ऐसे एक इम्प्लांट कह रहे, चलो हम एक साल के लिए कह रहे, 2 साल के लिए, तो अगर आपको 5 साल तक नहीं चाहिए बच्चा, तो आपने 5 यहाँ पे ऐसे करके फैन की तरह माचिस की तिल्ली लगा ली। तो मोड ऑफ एक्शन इसका भी सेम ही रहेगा जो हार्मोनल दवाई का है। अब आपको डेली नहीं खाना पड़ेगा, स्किन के नीचे यहां से उठाते हैं, हल्का सा कट करके इसी के अंदर डाल देते हैं जितने टाइम का आपको चाहिए। तो इफेक्टिव पीरियड एक स्टिक का कम से कम 1 साल भी होता है, 5 साल तक नहीं चाहिए, तो इफेक्टिव पीरियड इज लॉन्गर। तो ये तीनों ही सेम है मैकेनिज्म में। पिल्स डेली खाने हैं, ये हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगा लो, ये तो आप जितने साल आपको नहीं चाहिए, इफेक्टिव पीरियड का लॉन्गर है। फॉर एग्जांपल नॉर प्लांट होता है, कोई अब बेटा अपने आप तो नहीं लगाओ, कोई ट्रेन प्रोफेशनल आपको स्किन के नीचे इसका लगा देगा। यस, अब कौन कौन से मेथड हम 72 आवर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। आज मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया विदाउट प्रोटेक्शन, अब मुझे 72 आवर्स तक, मुझे कल रियलाइज हुआ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो कौन से मेथड आप 72 आवर्स के अंदर भी कर लो तो बच्चा रुक सकता है। सिर्फ हार्मोन वाले जो भी मेथड है, यानी हार्मोनल आईयूडी, हार्मोनल पिल, हार्मोनल इम्प्लांट, हार्मोनल इंजेक्शन, हार्मोनल वाले सारे आप 72 आवर्स के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन रोक रहे हैं बेटा। तो जो इम्प्लांटेशन रोकेगा, इम्प्लांटेशन तो फर्टिलाइजेशन के 7th डे स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए आप इम्प्लांटेशन वाले मेथड को बाद में भी 72 आवर्स के अंदर यूज कर सकते हो। ऑल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो हमने अब तक पढ़ा है ये रिवर्सिबल है, इसको खाना बंद करो, प्रेगनेंसी हो सकती है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे टर्मिनल मेथड, जो अगर आपने यूज कर लिया इरिवर्सिबल है, सर्जिकल मेथड, तो अब दोबारा प्रेगनेंसी अब आपकी नहीं हो सकती। वैसेक्टोमी मेल्स में वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, स्क्रॉटम से एक स्लिट लगाते हैं और फटाफट अंदर लेके जाते हैं और वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। यस, तो इसमें क्या होगा, स्पर्म तो नहीं आएगा आपका, लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा निकलेगा, लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म नहीं होगा। यस, क्या मेल स्पर्म बनाएगा, मेल स्पर्म बनाएगा, यानी मेल फर्टाइल ही है, मेल में स्पर्म बनेगा, लेकिन एपिडिडाइमिस में एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाएगा। वास्ट डिफरेंस के आगे वो नहीं जा पाएगा, स्क्रॉटम में कट करके उसको हम टाई कर देते हैं। फीमेल्स में हम क्या करते हैं, ओविडक्ट को कट करके टाई करते हैं, लेकिन ये थोड़ा इन्वेसिव मेथड है, इसमें आपको लोअर एब्डोमेन में कट करके या वजाइना के थ्रू इंसर्ट करके आपको फेलोपियन ट्यूब को कट करना पड़ता है। यस यस मैम, इसमें भी सेम ओवम वगैरह बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल सारी चीजें चलेगी, बस आपने फेलोपियन ट्यूब को टाई कर दिया है तो ओवम अब नहीं जा पाएगा एम्पुलरी रीजन में, जहां पे तो दोनों पार्टनर में से किसी एक ने करा लिया, काम हमारा बन गया। फीमेल्स को ज्यादा कराना पड़ता है क्योंकि मेल नहीं कराते, उनको लगता है हम नामर्द हो गए, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि स्पर्म तो बन ही रहा है, इरेक्शन तो हो ही रहा है, बस स्पर्म आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, क्योंकि अब आप स्टरलाइजेशन कहते हैं, लेकिन है इंसान फर्टाइल, स्पर्म तो बन ही रहा है, बस वो भेज नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमें विदाउट एडवाइस नहीं लेनी चाहिए बेटा, डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए, अपने आप कर लोगे क्या। यस, अब जो भी हुई मेथड अच्छे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा डॉक्टर की रेफरेंस लेना चाहिए। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ज्यादा दवाइयां खाओगे, नौजिया हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब है 2 पीरियड्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो जाएगी। नौजिया, एब्डोमिनल पेन, नौजिया यानी उल्टी आना, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कि बीच बीच में कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी 30 दिन में हो रही है, कभी 40 दिन में हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर तक भी हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर से पूछने के बाद ही इसको यूज करना चाहिए। एमटीपी,
एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। वर्ल्ड यानी जानबूझ के अगर आप प्रेग्नेंट हो गए लेकिन आपको बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा आपने गिरवा लिया, यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन, आपने जाके खुद एबॉर्शन कराया है। यस, वॉलेंटरी, खुद टर्मिनेट की है आपने प्रेगनेंसी को। पूरे वर्ल्ड में 45 टू 50 मिलियन एमटीपी होते हैं पूरे वर्ल्ड में एक साल में। एक साल में बेटा इतनी लोग अपना एबॉर्शन करवाते हैं, जो कि 1/5 है टोटल प्रेगनेंसी पे। अगर यानी कि अगर 5 फीमेल प्रेग्नेंट हो रही हैं तो एक तो अपना एबॉर्शन करा ही रही हैं। अब ये मेथड हम लीगल करें या ना करें, ये डिबेटेबल था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया ने 1971 में, 1951 में आरसीएच आया, उसके 20 साल बाद 1971 में इसको लीगल कर दिया, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ कि भाई अगर ऐसा ना हो कि फीमेल, आपने पता कर लिया कि पहले फीमेल है और फीमेल को मारने के लिए आप ये एबॉर्शन कर रहे हो, इसको बैन कर दिया कि आप जेंडर नहीं पता कर सकते हो, बिना जेंडर पता किए हुए आप एबॉर्शन करवा सकते हो, यानी लीगल कर दिया आपने इसको। ठीक है, क्यों लीगल किया? क्योंकि कई बार रेप की वजह से फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, कई बार प्रेगनेंसी में फैमिली रेडी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कई बार प्रेगनेंसी के बीच में फीमेल के साथ ही कोई मेंटल इशू हो गया, कई बार आपको प्रेगनेंसी में पता लगा कि आने वाला बच्चा हैंडीकैप है, यानी उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो बच्चा अगर पैदा होगा इट विल बी लाइबिलिटी फॉर पेरेंट्स एंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ भी एक वो इश्यूज हो जाएंगे। यस, तो इसीलिए हमने इसको कर दिया। अब आपको एबॉर्शन कराना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स तक थोड़ा ईजी होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, एक दवाई खाते हैं अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा डेंजरस हो जाता है, इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये सेफ है। अब 2017 में, 2017 भी रिसेंट 10 साल पहले, 2017 में इसका अमेंडमेंट एक्ट आया। इन्होंने बोला कि अगर पहले ट्राइमेस्टर में करा रहे हो प्रेगनेंसी तब तो एक ही डॉक्टर अप्रूव कर दे कि हाँ भाई कर सकते हो तो चलेगा आपका, लेकिन अगर आप दूसरे ट्राइमेस्टर में करा रहे हो, यानी 4th 5th 6th मंथ में अगर आप जाके करा रहे हो, तब 2 डॉक्टर आपको अप्रूव करने पड़ेंगे, 2 डॉक्टर साइन करेंगे कि हाँ इनको करवाने दो। यस, अब वो ये किस बेसिस पे, वो भी कि या तो ये प्रेगनेंसी अगर हमने कंटिन्यू की कि मदर के जान को खतरा है, या फिर मदर का मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो। सेकंड, कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा ही मरा हुआ पैदा हो सकता है, या बच्चा मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप पैदा हो सकता है। अगर ये दोनों केस आपने प्रूव कर दिया तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी अलाउड है, वरना सेकंड ट्राइमेस्टर में अलाउड नहीं है। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आपने इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ कर लिया, किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है तो आपकी बॉडी में भी वो सेक्स करने से अगर आ जाए तो ऐसी बीमारी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या फिर वेनेरल डिजीज कहते हैं। यस यस, अब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। बैक्टीरिया वाले हमने यहां लिखे हैं क्लमाइडियासिस, सिफिलिस एंड गोनोरिया। वायरल वाले एड्स, हर्पीज, वॉट एंड हेपेटाइटिस बी। प्रोटोजोअन वाले ट्राइकोमोनियासिस। जनरली सिम्टम जो है वो माइल्ड ही रहते हैं और फीमेल्स में लगभग कई बार सिम्टम स्टार्टिंग में आते ही नहीं हैं, या तो माइल्ड या तो फीमेल्स में तो कई बार बहुत टाइम तक आते ही नहीं है, और जब तक आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यस यस, अर्ली सिम्टम्स अगर आएंगे तो आपको जेनाइटल रीजन में खुजली होगी, थोड़ा स्वेलिंग, थोड़ी सी सूजन होगी, थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड निकलेगा, वो तो वैसे भी निकलता है कभी कभार, स्लाइट पेन होगा, सुसु करते टाइम, यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग होगा। ये सारे आपके जेनाइटल एरिया में स्लाइट सिम्टम है। हम लोगों को लगता है हम नहा नहीं रहे, नहाने की वजह से भी तो लड़कों को होता है, या किसी भी वजह से हो रहा है, ये आप इतना ध्यान नहीं दिया, अगर आपको नहीं ध्यान दिया तो फिर अगर आप ये लेटर स्टेज पे पहुंच गया, और फीमेल्स कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, तो उस केस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक एरिया का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो सकता है। अगर फीमेल को एसटीडी था उसको पता ही नहीं चला और प्रेग्नेंट है तो बच्चा मरा हुआ पैदा भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी, स्पर्म ओवम प्रोडक्शन में अगर कोई इन्फेक्शन आ गया, आपको पता ही नहीं है, तो टेस्टिस और ओवरी को बर्बाद कर देगा, स्पर्म ओवम प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बच्चा यूट्रस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में ही जाके इम्प्लांट हो गया, फेलोपियन ट्यूब नैरो है, अब वो सर्जिकली हटाना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है, हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। एबॉर्शन, बच्चा अपने आप अंदर अबॉर्ट मर सकता है, गिर सकता है बच्चा। यस, हमने ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे लिख दिए, ऑर्गेनिजम्स एनसीईआरटी में है नहीं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो ट्रायंगल है ये आप छोड़ सकते हो, जो ट्रायंगल नहीं है ये आपको याद करने हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने लिखा, फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है। अब 3 बीमारियां ऐसी हैं जो अगर आपकी बॉडी में आ गई, ये रिपीट क्वेश्चन आता है ये वाला, 3 बीमारियां ऐसी हैं जो अगर आपकी बॉडी में आ गई तो अब ये जा ही नहीं सकती। सिम्टम्स आप उसको कम वम कर सकते हो दवाई खा के, बट ये जाएगी नहीं। वो है हमारा एड्स, सॉरी यहां लिखा है एड्स, एड्स में एस भी तो आएगा, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज। ये 3
अगर आ गए तो ये इनक्योरेबल है। सिम्टम्स अमिताभ बच्चन को ये है, हेपेटाइटिस बी है। यस, अब इसमें से दो ऐसे हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी वो है जो आपकी बॉडी में जरूरी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही आए हैं, किसी का आपने इन्फेक्टेड नीडल शेयर कर लिया, रेजर किसी को था, उससे आपने एड्स वाले से आपने भी कट कर लिया, यानी इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से भी ये सारे हो सकते हैं। एसटीडी सबसे ज्यादा कॉमन उस एज ग्रुप में, एनसीईआरटी ने डराया है आपको कि द ग्रुप टू विच यू ऑल बिलोंग, 15 से 24 साल के बीच में सबसे ज्यादा एसटीडीज होते हैं, क्योंकि इस टाइम लोग थोड़े हार्मोनल भी ज्यादा होते हैं, थोड़े रेकलेस होते हैं, थोड़े इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है, तो ये कॉन्डम का यूज नहीं करते हैं। बेस्ट तरीका इसी टाइम पे है, सबको एसटीडी हो सकता है इस टाइम पे और देख के पता भी नहीं चलता, जैसा मैंने कहा सिम्टम्स नहीं आते, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर कॉन्डम्स। और शादी करते टाइम कुंडलियों के साथ एक एसटीडी पैनल का टेस्ट आता है, वो भी करवा लेना चाहिए एक दूसरे को, इससे पहले आप शादी करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल अननोन पार्टनर के साथ आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, पहले पता करो सारी हिस्ट्री उसके बारे में, और अगर करना ही है तो कॉन्डम्स का यूज करो, और थोड़ा भी सिम्टम आए तो शर्माओ मत, ओ माय गॉड टेबू मत मानो, जाओ डॉक्टर को दिखाओ अपने आप को। यस, इनफर्टिलिटी, अगर कोई कपल 2 साल तक ट्राई कर रहा है कि मुझे बच्चा हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन 2 साल के बाद भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, तब भी बच्चा नहीं हो रहा, यानी दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है, मेल या फीमेल में। यस, अब ये प्रॉब्लम क्यों होगी? फिजिकल हो सकती है, कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कुछ नहीं हो रहा इरेक्शन, कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है बेटा, परफॉर्मेंस प्रेशर में, टेंशन में भी कई बार नहीं हो पाती है चीजें, अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, ड्रग्स से भी कई बार, स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह पे, ओवम प्रोडक्शन वगैरह पे, सिगरेट से भी, और कई बार कॉन्जेनाइटल, पहले से ही कोई इशू चल रहा है। यस, मोर ऑफन देन नॉट, जनरली हमने देखा गया, वैसे तो किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, नो वन इज टू बी ब्लेम्ड फॉर, क्योंकि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में मोस्टली फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेल्स में इश्यूज होते हैं। अब इसका भी रीजन है, क्योंकि फीमेल थोड़ी केयरफुल होती है, मेल्स ज्यादा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, सिगरेट, ड्रग, अल्कोहल, परफॉर्मेंस प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा रहता है मेल्स में, जिसकी वजह से मोस्टली मेल में ही, लेकिन कभी भी किसी को भी हो सकता है ये। अब फीमेल में अगर प्रॉब्लम है तो फेलोपियन ट्यूब हो सकता है उसका ब्लॉक्ड है, या यूट्रस उसका सूटेबल नहीं है, या वो ओवम ही नहीं बना पा रही है, पीसीओडी है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सारी चीजें फीमेल्स में हो सकती है। मेल्स में इरेक्शन नहीं हो रहा यानी इंपोटेंसी है, स्पर्म नहीं बना पा रहा यानी कम स्पर्म बना रहा है, शेप स्पर्म का ठीक नहीं है, ओलिगोमेनोरिया, ये सॉरी ओलिगोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया, तो उसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। मेल अगर स्पर्म वगैरह नहीं बना पा रहा है, इरेक्शन नहीं कर पा रहा है, फीमेल में ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सॉल्यूशन है बेटा आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, दो टाइप के, अगर फर्टिलाइजेशन लैब में हो रहा है दैट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के ही अंदर हो रहा है दैट इज कॉल्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं आईवीएफ, इसके लिए नहीं करते, इसी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे जिफ्ट, आईयूटी, आईसीएसआई, और क्योंकि लैब में फर्टिलाइज कर रहे हैं हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, बॉडी के बाहर, इस वाले को हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। यस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें हम लैब में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जो एम्ब्रियो बन जाएगा उसको हम फीमेल की बॉडी में यानी ईटी फीमेल की बॉडी में हम भेज देंगे। यस, अब क्या करें, सबसे पहले स्पर्म लेंगे हम मेल डोनर से, मेल डोनर से हमने स्पर्म ले लिया, फिर फीमेल के हमने ओवरी को स्टिमुलेट किया कि फीमेल तो बेटा स्पर्म तो मेल कभी भी ले लो, आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, लेकिन फीमेल में तो पूरे महीने में एक ही दिन ओवम आएगा, तो पहले फीमेल को ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे कि ओवम बनाए वो, फिर हम फीमेल का ओवम ले लेंगे, दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, राइट टेम्परेचर सारी चीजें करके। उसके बाद हम एम्ब्रियो हमारे पास, फिर हम देखेंगे एम्ब्रियो, फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, अगर मुझे दिखेगा उसमें 8 सेल्स हैं तो 8 सेल यानी मॉरूला, तो हम उसको फेलोपियन ट्यूब में भेज देंगे। अगर 8 से कम है, 8 से कम अगर है तो हम उसको फेलोपियन ट्यूब में भेज देंगे। अगर 8 से ज्यादा है तो हमें पता है कि 8 से ज्यादा 16, तो 16 तो उस पे आपका ब्लास्टोसिस्टी बनेगा, तो हम उसको आईयूटी इंट्रा यूट्राइन, फिर हम यूट्रस में भेजेंगे। यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर दो टाइप का, अगर हमें 8 से कम सेल मिले ब्लास्टोमियर तो जिप्ट जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, और अगर 8 से ज्यादा मिले तो हम उसको यूट्रस के अंदर डाल देंगे। यस यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक ये तरीका है, कैसे हम फर्टिलाइज करेंगे। एक तो हमने ऐसे पढ़ा कि दोनों को लाके छोड़ दिया, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम छोड़ेंगे वोड़ेंगे नहीं, हम एक और तरीके से इन विट्रो, हम सीधा ओवम लेंगे, स्पर्म को एक माइक्रोनीडल के टिप पे स्पर्म, एक ही स्पर्म लेंगे और सीधा इसको इसमें जाके इंजेक्ट कर देंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमने स्पर्म को इंजेक्ट कर लिया। फिर अगेन जब एम्ब्रियो आएगा, ये दो तरीके हम यूज कर सकते हैं। यस यस मैम।
इट इज परफॉर्म्ड इफ, अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि अगर स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट कम है तो हम आईसीएसआई करेंगे। एनसीईआरटी बोल रही है अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम आईसीएसआई करेंगे। लेकिन बेटा स्पर्म काउंट अगर कम है तो आईसीएसआई से बेटर होता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, चलो उसको छोड़ दे। एनसीईआरटी बोल रही है अगर हमारा स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट अगर हमारा कम है, दिस इज परफॉर्म्ड स्पर्म काउंट इन एनसीईआरटी आईसी, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं अगर स्पर्म काउंट कम है तो ये बेस्ट तरीका है ना, कोई मेल अगर स्पर्म कम बना रहा है तो उसके एक ही स्पर्म कम बना रहा है ना, एक स्पर्म को लो सीधा टिप पे लेके इसमें डाल दो। सो जनरली ये परफॉर्म तब करते हैं अगर मेल स्पर्म कम बना रहा है। लेकिन एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि अगर मेल स्पर्म कम बना रहा है तो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करोगे, जबकि बेटर ये है। लेकिन अगर नीट में आएगा तो हमने क्लास में इसलिए बात को लिख ली है कि ये कह रहा है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, सुना मेरी बात आपने, अगर स्पर्म काउंट कम है तब जनरली ये किया जाता है कि एक स्पर्म को लेके। लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम एआई करेंगे। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। यस, गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब है गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लेट सपोज ये एक फीमेल है, ये ओवम नहीं बना पा रही, बस इसका ओवम नहीं बन रहा, बाकी इसका फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सारी चीजें ठीक हैं, बस ये ओवम नहीं बना पा रही। तो ये दूसरी फीमेल से बोलेगी कि मुझे अपना ओवम दे दो। तो ये वाली फीमेल अपना ओवम निकाल के लेप्रोस्कोपी से इसका ओवम निकालेंगे और इसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अब ये अपने पार्टनर के साथ नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, यानी फर्टिलाइजेशन अब इसी की बॉडी के अंदर होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, बस हमने किसी और फीमेल का अंडा निकाल के, एग निकाल के इसके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। तो अब ये सब कुछ नॉर्मल करेगी। तो ये तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो ये तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन करेगी, अपने आप फर्टिलाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर होगा, तभी हमने लिखा इन वीवो में आएगा गिफ्ट। बस एक फीमेल ने अपना अंडा दूसरे फीमेल को दे दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अब वो फीमेल नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करेगी। तो दिस इज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? अब एनसीईआरटी कह रही है अगर किसी के मेल में स्पर्म काउंट कम है तो उसके स्पर्म को लो इंजेक्शन में और फीमेल की बॉडी में इंजेक्शन से डाल दो। बेटा ये कैसी बात है? अगर स्पर्म काउंट कम है तो पीनस से फीमेल की बॉडी में जाए या इंजेक्शन से फीमेल की बॉडी में जाए, एक ही बात है ना। इसीलिए एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि स्पर्म काउंट कम होता है तो उसके स्पर्म, हमें तो एक ही स्पर्म चाहिए, उसमें से एक हेल्दी स्पर्म निकाल के ये डाल देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने ये लिख दिया है, तो प्लीज अगर आएगा तो आप यही मार्क करोगे। जबकि अब मैं बताती हूँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब करते हैं जब मेल का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, स्पर्म बन रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए हम उसके स्पर्म को निकाल के इंजेक्शन से फीमेल की बॉडी में डालेंगे, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा। बट एनीवे, स्पर्म टेकन इन सिरिंज एंड सेंट्रीफ्यूगल बॉडी, अगर आप वजाइना में डालोगे तो इंट्रा वजाइनल इंसेमिनेशन, और अगर आप डायरेक्टली यूट्रस में ही भेज दोगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ऑब्वियसली ये बेटर है, ये नीचे गिर भी सकता है, इसका पीएच भी एसिडिक है, लेकिन नॉनदलेस बेस्ट प्रोसेस क्या है बेटा? अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा, इतने मेथड आप यूज कर रहे हो, आईवीएफ एक तो एक्सपेंसिव है, प्लस इसका गारंटी नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है। आपसे पैसे लेंगे, साइन करवाएंगे आपसे वो, कि हो सकता है ये प्रॉपर ना हो, कई बार एम्ब्रियो टूट जाता है, कई बार अंदर जाके टूटता है, मोस्टली ट्विंस हो जाते हैं। लाइफ पे डेंजर नहीं है फीमेल की लाइफ पे, बट एक्सपेंसिव मेथड है और सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए इट्स बेटर ना आप अडॉप्शन करो। आपको बच्चा मिल गया और एक बच्चे को एक पेरेंट मिल जाते हैं। हमने जानबूझ के बेटा फास्ट रखेंगे क्योंकि समरी लेक्चर चल रहा है, क्विक करेंगे, लेकिन कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड नमस्ते। आती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में।